हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और हमारी चल रही है पीरियोडिक टेबल्स की लेक्चर सीरीज और ये होने वाला है पीरियोडिक टेबल्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई की, यानी कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। तो जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है और एटॉमिक रेडियाई को निकालने का हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, लेकिन वहां पर हमने टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई की बात नहीं करी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई की, और हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एटॉमिक रेडियाई होती है, यानी कि एक ही एटम्स के लिए जो एटॉमिक रेडियाई होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आने का रीजन क्या है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं आज एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस लिखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। तो हम डेफिनेशंस लिखेंगे, द डिस्टेंस, यानी कि एक तरह की ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कहां से कहां तक की उसकी हम बात करेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस है। अब कहां से कहां तक है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस, तो ऑफ आउटर मोस्ट शेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस, आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस कहां से कहां तक, आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम, आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस कहां से कहां तक, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, या न्यूक्लियस लिखो इसे, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। आज हमने मार्कर में इंक भी नहीं डाली है, कोई बात नहीं, अभी काम हो जाएगा। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की उस एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस एटम्स की एटॉमिक रेडियाई। यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई एटम है और ये उस एटम का न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे उस एटम्स के न्यूक्लियस का सेंटर है, और अगर मान लो उस न्यूक्लियस से कोई शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, नंबर ऑफ सेल्स रहेगी इस एटम्स के अंदर, और ये वाली जो शेल है, ये वाली शेल, ये आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि ये आखिरी सेल है, और इस आखिरी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की इस आखिरी शेल में जो रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की इस शेल से जो इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आर से। और अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई के मेजरमेंट की, तो एटॉमिक रेडियाई का मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, या इसे मेजरमेंट करते हैं पिकोमीटर में। अब एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है -10⁻⁻12 मीटर, मतलब बहुत छोटी यूनिट है, लेंथ की बहुत छोटी यूनिट है ये एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। यानी कि एक जो एटम होता है उसकी जो रेडियाई होती है वो भी बहुत छोटी यूनिट है। और जो एटॉमिक रेडियाई होती है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियाई होती है, अब ये जो वांडरवाल एटॉमिक रेडियाई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो हाइड्रोजन एटम की जो वांडरवाल एटॉमिक रेडियाई होती है उसकी जो वैल्यू रहती है वो 1.2 एंगस्ट्रॉम रहती है, जबकि जो कोवेलेंट रेडियाई रहती है एक हाइड्रोजन एटम्स की कोवेलेंट रेडियाई, तो कोवेलेंट रेडियाई की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.37 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख रहे होंगे कि एक ही तरह का हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एक ही है, लेकिन उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही हाइड्रोजन एटम्स का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट साइज है हाइड्रोजन एटम्स का, इसके आने का रीजन क्या है और ये साइज डिफरेंट डिफरेंट होने का रीजन क्या है, ये हम अभी बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे। उसके पहले हम अगर बात करें तो जो ये एटॉमिक रेडियाई है किसी भी एटम्स के लिए, उस एटॉमिक रेडियाई का मेजरमेंट करना, यानी कि उस एटॉमिक रेडियाई को मापना, या किसी भी एटम्स के लिए एटॉमिक रेडियाई का मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। आसान क्यों नहीं होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको हम पहले समझते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम।
अब आपको पता ही है कि यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में जो एटम्स होता है वो कभी भी सिंगल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि एटम्स हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक सिंगल एटम का एग्जिस्टेंस कभी भी इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। तो अगर मान लो कोई एटम इस ब्रह्मांड में सिंगल एटम्स पाया ही नहीं जाएगा या सिंगल एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाएगा तो उसकी एटॉमिक रेडियाई आप मेजर कैसे करोगे? तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है एटॉमिक रेडियाई को मेजरमेंट करने की, वो प्रॉब्लम हमारी क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, यानी कि इस ब्रह्मांड में एटम सिंगल एटम का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। अगर मान लो आप एक कहीं ना कहीं से या किसी न किसी टेक्निक से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक सिंगल एटम्स का एग्जिस्टेंस भी कर लो या सिंगल एटम्स कहीं से ढूंढ भी लो, तो दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स कौन सी है? अब दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई, अगर मान लो आपने एक सिंगल एटम्स को ढूंढ लिया कि भाई हमारे पास सिंगल एटम्स है और वो एटम्स मान लो कि इनर्ट गैस का हमने एक एटम ढूंढ लिया। अब जो इनर्ट गैस रहती है उनके तो एटम का एग्जिस्टेंस हो सकता है, यानी कि इनर्ट गैस जो रहती है उनके जो एटम्स रहते हैं वो ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। और अगर मान लो आपने कि एक सिंगल एटम्स का अरेंजमेंट भी कर लिया कहीं से, तो जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती है एटॉमिक रेडियाई को मेजरमेंट करने में, वो दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है? तो वो दूसरी प्रॉब्लम है स्मॉल साइज ऑफ एटम, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स। अब जो एटम्स रहते हैं वो काफी छोटे रहते हैं, तो अब मेजरमेंट कैसे करें? तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि जो एटम्स रहता है उसका साइज काफी छोटा होने की वजह से हम उसका जो मेजरमेंट है एटॉमिक रेडियाई उसे नापना काफी डिफिकल्ट होता है। चलो अगर मान लो आपने किसी न किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके या कोई नई तकनीक यूज करके इस एटम्स की एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर भी लिया, लेकिन जो अब तीसरी प्रॉब्लम्स आ रही है वो तीसरी प्रॉब्लम्स क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं हम फिर उसको समझते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन। अब ये क्या होता है डिस्टेंस का अनसर्टेन होना? तो जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियाई के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, एक एटम्स में रिवॉल्व कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं एटम्स के न्यूक्लियाई के आसपास, वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कभी तो न्यूक्लियाई के बहुत नजदीक आ जाते हैं और कुछ देर बाद वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं दूर चले जाते हैं। यानी कि ये हम यहाँ पे शेल जो बना रहे हैं ये तो एकदम सर्कुलर पाथ बना रहे हैं शेल का, लेकिन एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर वो इस तरह से नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होता है, यानी कि जो शेल रहती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा रिवॉल्व कर रहा है वो वेव के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है। तो कहीं पे ये डिस्टेंस जो रहेगी आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, कहीं पे ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी और कहीं पे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कंपेरेटिवली कहीं पे डिस्टेंस कम होती जाएगी कहीं पे ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस कंटिन्यूस चेंज होती जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशंस है, ये पोजीशंस या ये जो डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस के सेंटर से, ये कंटिन्यूस बदलती रहेगी, यानी कि इसमें अनसर्टिनिटी रहेगी। इस वजह से भी इस एटम्स की जो एटॉमिक रेडियाई है उसे आप कैसे मेजर करोगे? कहीं पे एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा आएगी कहीं पे एटॉमिक रेडियाई कम आई। तो ये जो तीन प्रॉब्लम थी इनकी वजह से एटॉमिक रेडियाई को मेजरमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। तो अब एटॉमिक रेडियाई को मेजरमेंट कैसे करें? साइंटिस्टों ने जब इसके बारे में सोचा तो उन्होंने देखा कि अगर मान लो हमारा जो एटम्स है वो एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है सिंगल फॉर्म में या सिंगल एटम से एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल्स थे, अब मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी एक मॉलिक्यूल्स की, एक रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ये जो दो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसके अंदर मान लो ये एक एटम ए है, एक एटम ए है और ये एक एटम बी है। तो इन एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, यानी कि इन एटम्स के नेचर के हिसाब से इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्ड का टाइप अलग अलग होगा और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस थी इस एटम्स के सेंटर से डिस्टेंस और इस एटम्स के सेंटर से डिस्टेंस, यानी कि इस एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस और इस एटम बी के न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अब अगर मान लो आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ पता हो, किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ पता हो और उस बॉन्ड लेंथ का
उस बॉन्ड लेंथ का अगर आप हाफ कर दो, उस बॉन्ड लेंथ को अगर आप हाफ कर दो, यानी कि उस बॉन्ड लेंथ को आप डिवाइड कर दो, तो क्या आपको इस एटम्स की एटॉमिक रेडियाई नहीं पता चल जाएगी? इस एटम्स की एटॉमिक रेडियाई नहीं पता चल जाएगी? अगर ये एटम्स एक दूसरे से काफी क्लोज बाइंड हुए हैं, काफी क्लोज इनमें बॉन्डिंग हुई है, तो बिल्कुल पता चल जाएगी। तो इस आधार पर जो बॉन्डिंग हो रही थी, इस आधार पर यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड के आधार पर एटम्स की एटॉमिक रेडियाई मेजरमेंट की गई। यानी कि जो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई है वो कहां से आई है? तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई आई है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से, यानी कि जितनी तरह के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितनी तरह के बॉन्ड रहेंगे, जितनी तरह के बॉन्ड अलग अलग बॉन्ड बने, तो उसके लिए जो ये वैल्यू है बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ये डिफरेंट आएगी। अब बॉन्ड लेंथ की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो सीधी सी बात है जो एटॉमिक रेडियाई है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब भाई अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं कि एक मॉलिक्यूल्स तो जो बना हुआ है वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज बाइंडिंग हुई है उसमें एटम्स की, और एक मॉलिक्यूल्स जो बना हुआ है, ये दो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स जो मिले हुए जो बने हुए उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर हम इनकी एटॉमिक रेडियाई मेजरमेंट करें तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो कम है, इस कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो ज़्यादा है। अब बॉन्ड लेंथ को हाफ करते हो तो जो आपको एटॉमिक रेडियाई मिलेगी इस कंडीशंस के लिए और इस कंडीशंस के लिए वो डिफरेंट रहेगी। तो इसी तरह से जो एटॉमिक रेडियाई रहती है वो डिपेंड किस पे करती है? तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉन्ड पे, यानी कि बॉन्ड का नेचर किस तरह का है। तो हम अभी बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई की। तो इन बॉन्ड के नेचर के आधार पर हमारे पास में 4 तरह की एटॉमिक रेडियाई होती है, उसकी हम बात करेंगे। पहले इसको हम रफ करते हैं। तो अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई की, यानी कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो जनरली जो हमारे सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई दी गई है वो 4 तरह की एटॉमिक रेडियाई दी गई है। कौन कौन सी दी गई है उनके पहले हम नाम लिखते हैं और फिर एक एक को समझते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे जो एटॉमिक रेडियाई दी गई है आपके सिलेबस में वो है कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, या रेडियस भी लिख सकते हो आप इसको, कोवेलेंट रेडियस। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आर सी से, यानी कि आर यानी एटॉमिक रेडियाई और सी यानी कि कोवेलेंट एटॉमिक रेडियाई। जो सेकंड नंबर पर हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो एटॉमिक रेडियाई है वांडर वाल वाल्स एटॉमिक रेडियाई। मैं इसे आर सी लिख रहा हूँ एटॉमिक रेडियाई को, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी डी डब्ल्यू से, वांडर वाल से। ठीक है, इसके बाद में स्मॉल आ रही है। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पर है हमारी एटॉमिक रेडियाई वो है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक एटॉमिक रेडियाई लिखो या आयोनिक रेडियाई लिखो इसे, आयोनिक रेडियाई। और फोर्थ नंबर पर जो है वो है मेटेलिक रेडियाई। तो ये 4 तरह की एटॉमिक रेडियाई है, और इन 4 तरह की जो एटॉमिक रेडियाई है इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया है? तो इनका क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो नेचर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से हुआ है, यानी कि हर तरह की जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें बॉन्ड का नेचर अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोवेलेंट रेडियस की या कोवेलेंट रेडियाई की। तो पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो जब एटम्स में जो बॉन्डिंग हुई है, दो एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग हुई है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, शेयरिंग का मतलब क्या कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशंस कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशंस क्यों होता है? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हम अभी सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है या जो ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है ये किस तरह का है? अभी कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि एक अपना इलेक्ट्रॉन जो एटम से रहता है वो देता है, एक या एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, यानी कि दो जो एटम्स जो बॉन्ड फॉर्मेशंस कर रहे हैं या दो से ज्यादा भी जो एटम बॉन्ड फॉर्मेशंस कर रहे हैं तो वो एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में और अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो एटम्स रहेंगे वो एटम्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे या इस तरह से इन्हें दर्शाते हैं।
अब इस तरह से दर्शाने का मतलब क्या है, यानी कि जो इनके ऑर्बिटल्स रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो मैं बना रहा हूँ इसे आप शेल मत समझना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, काफी एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब अगर आप देखो इस कंडीशन में, तो ये जो दो एटम्स थे ये काफी क्लोज आने की वजह से जो इनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस था, जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस था, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो सेंटर था वो भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाएंगे। अब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के क्लोज आने की वजह से जो इनकी जो बॉन्ड लेंथ रहेगी, बॉन्ड लेंथ यानी कि क्या, बॉन्ड लेंथ यानी कि जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एटम्स के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की बीच की डिस्टेंस, यानी कि इस एटम्स के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की डिस्टेंस और इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इस कंडीशन में इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई। अब बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो सीधी सी बात है इनकी जो एटॉमिक रेडियाई रहेगी वो भी कम हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो एटॉमिक रेडियाई मेजरमेंट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, तो हमारी जो आर कोवेलेंट हो जाएगी, यानी कि कोवेलेंट रेडियाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमारी जितनी बॉन्ड लेंथ रहेगी उसका अगर हम हाफ कर दें, इसका अगर हम हाफ कर दें यहाँ से, तो हमें एक एटम्स की कोवेलेंट रेडियाई मिल जाएगी, एक एटम्स की कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगी। तो इस कंडीशन में जो हमारी एटॉमिक रेडियाई रहती है या कोवेलेंट रेडियाई रहती है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। और वैल्यू कम होने का रीज़न क्या है कि इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ये काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो जो हमारी कोवेलेंट रेडियाई रहती है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद में आता है वांडरवाल, कि वांडरवाल एटॉमिक रेडियाई क्या होती है या वांडरवाल रेडियाई क्या होती है। तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स अगर सॉलिड स्टेट में हो, अगर ये मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट के हो, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ सॉलिड स्टेट फॉर्म कर रहे हों, तो सॉलिड स्टेट में हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें काफ़ी क्लोज पैकिंग होती है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहते हैं, क्योंकि सॉलिड में जो पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वो काफ़ी क्लोज रहती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। तो इस कंडीशंस में मान लो इस तरह के कुछ और मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो हम उन्हें यहाँ बना लेते हैं समझने के पर्पज़ से। तो कुछ इस तरह के कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के केस में, हालांकि इतने दूर नहीं रहते, सॉलिड के केस में काफ़ी और क्लोज रहते हैं, लेकिन हमने समझने के हिसाब से इसे इस तरह से बनाया है। और इन हर मॉलिक्यूल्स में ओवरलैपिंग हो रखी है और मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर मान लो ये सॉलिड है हमारा I2 का सॉलिड है, यानी कि आयोडीन्स का सॉलिड है, और एक ये जो मॉलिक्यूल्स है ये I2 का एक मॉलिक्यूल्स है, यानी कि I2 का जो मॉलिक्यूल्स बना है वो दो आयोडीन्स के एटम्स मिलकर फॉर्म हुआ है। इस तरह से हमारा हर I2 का मॉलिक्यूल्स अरेंज है और सॉलिड स्टेट ये फॉर्म कर रहा है। तो अब होता क्या है कि ये जो आयोडीन्स का मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो आयोडीन्स के एटम्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर रहे हैं, तो इन आयोडीन्स के मॉलिक्यूल्स के क्लोज होने की वजह से, काफ़ी पास होने की वजह से जो एटम्स रहेंगे, एक एटम्स का जो सेंटर का न्यूक्लियस रहेगा या एक एटम्स का जो न्यूक्लियस रहेगा, वो न्यूक्लियस दूसरे एटम्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स का दूसरे एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यानी कि समझो बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मान लो कोई दो मॉलिक्यूल्स है आयोडीन के, ये एक हमने यहाँ पे बना दिया और एक ये यहाँ पे बना दिया, और ये दोनों एक दूसरे के पास है, दोनों मॉलिक्यूल्स पास है क्योंकि सॉलिड स्टेट में है ये। तो इस एटम्स का यानी कि मॉलिक्यूल्स मान लो इसको B मान लो, इसको मॉलिक्यूल्स A मान लो, तो मॉलिक्यूल्स B का जो एटम रहेगा, एक एटम, वो एटम्स का सेंटर पर जो चार्ज रहेगा यानी पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस इसे बोलें, तो इसका न्यूक्लियस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, एक इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इस एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा या पॉजिटिव चार्ज इस एटम्स के न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और ये अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक होता है। वीक होने का रीज़न क्या है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ये सिर्फ क्लोज पैकिंग की वजह से लग रहा है, यानी कि एक दूसरे की नज़दीकियों की वजह से लग रहा है, जबकि ये जो एटम्स है ये दूसरे एटम से बाइंड है और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड।
तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वान डेर वाल फोर्स बोलते हैं। और ये जो वान डेर वाल फोर्स रहता है, ये वीक रहता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकी क्लोज पैकिंग के। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहती है वान डेर वाल बॉन्ड की, जो डिस्टेंस रहती है, वान डेर वाल बॉन्ड की डिस्टेंस जो रहती है वो इस एटम्स के सेंटर से इस एटम के सेंटर, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, इन एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ। और जब इस वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ का हम हाफ करते हैं और हमें जो एटॉमिक रेडियाई मिलती है, ये एटॉमिक रेडियाई जो हमें मिलती है यहाँ से यहाँ तक की हाफ ऑफ वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ, इसे हम बोलते हैं वान डेर वाल एटॉमिक रेडियाई। और वान डेर वाल एटॉमिक रेडियाई के ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन की जो कोवेलेंट रेडियाई रहती है, हाइड्रोजन के लिए जो आरसी रहती है कोवेलेंट रेडियाई, उसकी वैल्यू तो आती है हमारे लिए 0.37, जबकि जो हाइड्रोजन एटम्स के लिए वान डेर वाल एटॉमिक रेडियाई रहती है, वान डेर वाल एटॉमिक रेडियाई, उसकी जो वैल्यू आती है वो 1.2 एंगस्ट्रॉम आती है। तो वान डेर वाल एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियाई। और ज़्यादा रहने का रीज़न क्या है कि जो वान डेर वाल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें इतनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ये थी हमारी कोवेलेंट एटॉमिक रेडियाई और वान डेर वाल एटॉमिक रेडियाई। अब बात करते हैं हम आयोनिक रेडियाई की। आयोनिक रेडियाई क्या होती है, तो इसे रफ कर लेते हैं पहले। तो जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोनिक मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, आयोनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन वो हुआ है केटायन और एनायन के इंटरेक्शन से, या केटायन या एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने से। अब केटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, तो जब एक एटम्स के अंदर से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, यानी कि उस एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया किसी दूसरे एटम्स को, तो उस एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वो जो एटम्स रहता है वो एटम्स क्या हो जाता है, वो एटम्स पॉजिटिवली हो जाता है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए। तो अब जो उसका न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर कोई एटम्स इन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एडिशंस कर लेता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे हम बोलते हैं एनायन। और एनायन पे रहता है नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी केटायन अगर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, यानी कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो साइज की अगर हम बात करें केटायन का, तो अगर मान लो ये जब ये नॉर्मल कंडीशन में था हमारा एटम्स, तो ये मान लो इस साइज का था, इसमें यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, इसमें चार्ज इक्वलिटी थी पहले, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल थे, लेकिन इसने आउटर मोस्ट शेल से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, तो इसका जो साइज रहेगा वो साइज कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होने का या साइज में डिक्रीमेंट आने का रीज़न क्या है कि पहले जो ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस को जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से वो अट्रैक्शन फोर्स इतने ज़्यादा नहीं लग रहा था, यानी कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, तो वो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पा रहा था इतने पावर के साथ में। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से निकल गए, बाहर चले गए, तो इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर थी वो बढ़ गई, क्योंकि अब जो बाहर से उसे खींचने हैं वो लोगों की संख्या कम हो गई, वो नंबर्स कम हो गए, तो इसका साइज कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं किसी भी एटम्स के अंदर। तो कंपैरेटिवली जो हमारा केटायन रहता है उसका साइज छोटा रहता है उसके एटम्स के कंपेयर में। और जो एनायंस रहते हैं, एनायंस में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो अब जो साइज रहेगा एनायन का वो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा जब हम केटायंस और एनायंस को बनाते हैं या हम आयोनिक मॉलिक्यूल्स को जब दर्शाते हैं, तो उसमें जो हम एनायन का जो साइज़ लेते हैं, एनायन का साइज़ बड़ा दर्शाते हैं, और जो केटायन का साइज़ रहता है उसे कंपैरेटिवली छोटा दिखाते हैं। तो ये तो हो गई आयोनिक मॉलिक्यूल्स की बात। और इन केटायन और एनायन के सेंटर से जो डिस्टेंस रहती है, सेंटर यानी कि इनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस रहती है, उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड लेंथ। इसे हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड लेंथ।
और जब इस आयोनिक बॉन्ड लेंथ को डिफरेंट मेथड रहती है इसको मेजर करने की, और उससे हमें मिलती है आयोनिक रेडियाई। अब ये जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है इसमें हम हाफ नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें जो कैटायन का साइज है वो डिफरेंट है, एनायन का साइज डिफरेंट है। तो जो आयोनिक रेडियाई है उसे मेजरमेंट करने की एक डिफरेंट विधि है, वो हमारे सिलेबस में, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि आयोनिक रेडियाई क्या होती है। तो आयोनिक रेडियाई हमारी क्या होती है कि जब एक कैटायन और एक एनायन जब आपस में मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, यानी कि उनमें एक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काम करता है, और उनमें जो बॉन्ड लेंथ बनती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इस आयोनिक बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उस बॉन्ड लेंथ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, आयोनिक रेडियाई। और इसके आयोनिक रेडियाई के मेजरमेंट करने के अलग अलग डिफरेंट मेथड होती है। इसके बाद में हम बात करें मेटेलिक रेडियाई की, मेटेलिक रेडियाई क्या होती है। पहले हम समझते हैं कि मेटेलिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जिसमें दो मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। अब दो मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग, दो मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, दो मेटल्स आप कोई भी ले लीजिए, Cu ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, आप कॉपर के वायर आपने देखे ही होंगे, कॉपर ले लीजिए। और इन कॉपर्स के एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है और मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मेटेलिक मॉलिक्यूल्स, और उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो किन के बीच में होती है, तो वो मेटल्स के बीच में होती है। और ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, इस मेटेलिक बॉन्डिंग में जनरली जो एटम्स रहते हैं, जनरली एटम्स जो रहते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, साइज ऑफ एटम जो रहते हैं वो सेम साइज के एटम्स में होती है, लेकिन इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग इनके बीच में नहीं होती। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई आएगी, इस केस में जो एटॉमिक रेडियाई आएगी वो एटॉमिक रेडियाई कंपैरेटिवली कोवेलेंट एटॉमिक रेडियाई से ज़्यादा रहेगी। लेकिन वान डेर वाल की जो एटॉमिक रेडियाई है उससे तो कम रहेगी, क्योंकि वान डेर वाल में तो काफ़ी डिस्टेंस थी। तो इस तरह की जो एटॉमिक रेडियाई आती है इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स बनता है और जो बॉन्डिंग होती है और ये जो बॉन्ड लेंथ रहती है, इस बॉन्ड लेंथ को जब हम हाफ करते हैं और जो हमें डिस्टेंस मिलती है हाफ करने पर, इस बॉन्ड लेंथ को हाफ करने पर जो डिस्टेंस मिलती है उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियाई। तो ये थे डिफरेंट टाइप की एटॉमिक रेडियाई, जिसमें 4 तरह की एटॉमिक रेडियाई हमने डिस्कस करी, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हमने कोवेलेंट रेडियाई पढ़ी, सेकंड नंबर पर हमने वान डेर वाल रेडियाई पढ़ी, थर्ड नंबर पर हमने आयोनिक रेडियाई पढ़ी। अभी हमको नेक्स्ट लेक्चर में आयोनिक रेडियाई के मेजरमेंट की कुछ टेक्निक्स है, कुछ विधियाँ हैं, कुछ मेथड्स है, उनको पढ़ना है। इसके बाद में हमने मेटेलिक रेडियाई पढ़ी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।